नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। और मैं हूं आपके साथ मानसी झा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम अपनी खबरों की एक्सप्रेस के साथ आप सभी के बीच में आ लौटे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है उस पर क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको जानकारी देंगे कि वंदे मातरम पर जो विवाद हमने बीते कल देखा था उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं साथ ही साथ आपको स्तब्ध करने वाली खबरों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो मां से बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साझा कर उनके योगदान को नमन किया। तो आपको बता दें, 16 अगस्त 2018 को दुनिया को अलविदा कह चुके अटल जी को याद करते हुए शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया है। बिल्कुल। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि परमाणु परीक्षण से लेकर कारगिल की विजय और बुनियादी ढांचे में विकास तक अटल जी की दूरदर्शिता तो वहीं मूल आधारित राजनीति और सुशासन के आदर्श आज देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। तो वही अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल जो है 1996 में महज 13 दिनों तक रहा था। इसके बाद उन्होंने 1998 से 1999 और फिर 1999 से 2004 तक पीएम के रूप में देश का नेतृत्व किया था। बिल्कुल। और जहां प्रखर वक्ता, कवि और कुशल राजनेता के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान रही है। उनके कार्यकाल को पोखरण के परमाणु परीक्षण तो वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी महत्वपूर्ण पहल भी हुई थी। और जहां वाजपेयी को 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी नवाजा गया था। वही विरोधियों के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके प्रतिनिधित्व आज भी जो है मिसाल मानी जाती है। बिल्कुल। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और जिसमें कि देश भर के दिग्गज नेता उन्हें स्मरण कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि उनके कार्यकाल को एक बेहद ही प्रेरणादायक माना जाता है, न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो जीवन की पूरी गाथा है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आपको बताते चलें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। देश 8वीं उनकी पुण्यतिथि को मना रहा है। तो वहीं कई दिग्गज नेता आज उनके जीवन की गाथा को याद कर रहे हैं, किस तरीके से उनके कार्यकाल में जो बड़े फैसले थे वो लिए गए थे। तो वहीं आज अटल जी को नमन करते हुए तमाम दिग्गज नेता, जिसमें कि आपको बताते चले कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया। वही नजर डालते अगली खबर को। बता दें आपको, युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का तोहफा, छात्रों ने पीएम मोदी का जताया आभार। जी हाँ, आपको बता दें 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने युवाओं से जुड़े कई बड़ी घोषणा की है। बिल्कुल। और जहां उन्होंने एआई का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने मिडिल क्लास परिवारों को भी बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि हमने युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का भी फैसला किया है। इसी पर बनी है हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। प्यारे देशवासियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने एआई का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का फैसला किया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं,
हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद देश भर के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। वडोदरा के छात्र शालव मजूमदार ने कहा कि इससे उन छात्रों को फायदा होगा जिनके पास अच्छी कोचिंग लेने के लिए पैसा नहीं होता। वहीं छात्रा काव्या प्रसाद ने कहा कि इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। ये फ्री ऑनलाइन जो कोचिंग का उन्होंने ऐलान किया है, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा उन क्षेत्र के लोगों को जिनके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। अच्छे उनको देखिए हर एक स्टूडेंट की मंशा होती है कि अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो अपने पढ़ाई के लिए जाए और वहाँ पे अपना योगदान दे, वहाँ से उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो और उनको गाइडेंस मिले। जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने आज बात की है ऑनलाइन शिक्षा के बारे में, वो काफ़ी अच्छी बात है। उससे कई बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो इजीली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए काफ़ी फायदे होंगे, काफ़ी बेनिफिट्स होंगी। वो इजीली अपने एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के एआई स्किल ट्रेनिंग और ऑनलाइन फ्री कोचिंग वाले फैसले पर कोचिंग संस्थान के निदेशक नीलेश ध्रुव ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से शिक्षा में फायदा होगा। ये ऑनलाइन का अभी नरेंद्र मोदी जो दृष्टि रखते वड़ा प्रधान की ओर से, तो अच्छी बात है कि ये ऑनलाइन ट्यूशन हो और सब बच्चों को थोड़ा शिक्षा में भी ज़्यादा फायदा हो सकता है, स्पेशली इकोनॉमिकली बहुत फायदा हो सकता है, तो ये अच्छी बात है। पीएम मोदी की इन घोषणाओं को युवाओं के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को साधने और उसे सही दिशा देने के लिए भी बड़ी बात कही है। तो वहीं पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की और कहा कि देश में एआई का विस्तार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई में कौशल प्रशिक्षण देने का काम उनकी सरकार करने जा रही है। बिल्कुल, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर एक्टर मुकेश खन्ना की भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है। मुकेश खन्ना का साफ तौर पर कहना है कि भविष्य एआई का ही है, लेकिन मॉनिटरिंग भी बेहद जरूरी है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को साधने और उसे सही दिशा देने के लिए बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की और कहा कि देश में एआई का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई में कौशल प्रशिक्षण देने का काम उनकी सरकार करने जा रही है। अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य
पीएम मोदी के इस बयान पर एक्टर मुकेश खन्ना की प्रतिक्रिया आई है। मुकेश खन्ना ने कहा कि भविष्य एआई का है, लेकिन मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। देखिए, एआई हमारे आने वाले कल का भविष्य है। मैं ना करते करते भी मैं एक्सेप्ट कर गया हूँ। मेरा ये गाना आप देखोगे, आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं, गाथा है बलिदान की, और इवन मैंने दूसरा बनाया शिव जी के ऊपर, शिव तांडव स्तोत्र, दोनों में एआई भरा है मैंने। एआई में बहुत कुछ है, बट एआई अगर आपको बना देगा रोबो तो गलत है। आपको आपके मनुष्य में जो इमोशंस है एआई में नहीं है। वो एआई को आने दीजिए, कंट्रोल में रखिए। बात समझ रहे मेरी? ओटीटी भी बिगिनिंग में आया था अनसेंसर्ड, मैंने कहा सेंसर लाओ इसके अंदर। सो एआई में भी आपको सेंसर लाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरियां उड़ जाएगी सब लोगों की। मुकेश खन्ना के अलावा अलग अलग राज्यों से शिक्षक छात्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो सभी पीएम मोदी के इस ऐलान का स्वागत कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र के लिए अभिनंदनीय है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड भी भारत सरकार द्वारा ही बना है, और हमारी भी बोर्ड की निष्ठा यही है, प्रतिबद्धता यही है कि बच्चों के हाथ में संस्कार के साथ साथ 21वीं सदी का टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस और इनोवेशन की स्पिरिट डालें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही ये बोर्ड बनाया है, तो हम उनकी जो धारणा है, उनका जो उद्घोषणा है लाल किले से, महत्वपूर्ण ये आह्वान किया है। और ये जो स्टेप होगा उसे अब ये आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हम कई ऐसे स्टूडेंट्स देखेंगे जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया होगा, और वो अच्छे से अच्छा देश सेवा में अपना योगदान करेंगे। जिस भी सेक्टर में वो लोग जाएंगे, जिस भी कंपनी में जाएंगे, या कोई भी काम वो करेंगे, कोई भी क्षेत्र में, एआई की फैसिलिटी भी दी गई है हमें, जिससे हम काफी ज्यादा वो प्रभावित हो रहे पढ़ने के लिए। काफी एडवांस नॉलेज हमको मिल रही एआई द्वारा, वो भी बहुत अच्छी बात है। एआई हमें को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा है कि कैसे क्या चल रहा है हमारे देश में, कैसे, और उसको हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हम अगर वो चीज ना हो रही हो, उसको हम एआई में हम लोग फॉन्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा वो भी हमको बता देगा एआई। ये भी बहुत एक एडवांटेज है हमारे लिए। एआई टेक्नोलॉजी का भी काफी फायदा होगा, कई नई चीजें भी सीखने मिलेगी, तो ये एक अच्छा स्टेप रहेगा। और एआई के साथ साथ फिजिकल टच भी काफी जरूरी है। तो कुछ चीजें होती है जो हम एआई से समझ नहीं पाते, जिसके लिए फिजिकल टच काफी जरूरी है। ये बात तो सभी जानते हैं कि एआई भविष्य है। ऐसे में एआई से छात्रों को प्रशिक्षित करना युवाओं के लिए बड़ी मदद होगी। सीखकर युवा रोजगार होंगे। पीएम मोदी ने एआई के अलावा छात्रों को ऑनलाइन फ्री कोचिंग दिलाने की भी बात कही। तो वही नजर डालते हैं अगली खबर को। बता दें, बलरामपुर में योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ अमित गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस की टिप्पणी का स्वागत किया है। बिल्कुल, उनकी ओर से कहा गया कि योग और आयुर्वेद को भारत की सॉफ्ट पावर बताते हुए उन्होंने बेहद ही बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसे अपनाने की अपील उनकी ओर से की गई। तो वहीं उन्होंने व्यापारी पवन पांडे ने भी वैश्विक स्तर पर बाजार में पारंपरिक भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, कीमत और बड़े पैमाने पर उत्पाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच और स्थिति और ज्यादा मजबूत हो सकता है। नाम पवन पांडे है, मैं रामानुजगंज वार्ड नंबर 9 का रहने वाला हूँ। माननीय मोदी जी का आज भाषण पूरे देशवासियों ने सुना है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। माननीय मोदी जी ने बताया कि मैन्युफैक्चर में जो क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉस्ट की बात उन्होंने कही, उस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो ग्लोबल मार्केटिंग है ये ग्लोबल विलेज हो गया है। और सामान की खरीदी जैसे हमारे यहाँ कही जाती है कि चाइनीज़ माल बिकता है और वो कॉस्ट में कम होता है, तो मोदी जी का साफ संदेश है मैन्युफैक्चर वालों से कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्च हमारे को कम पड़ेगा, तो आप वैसे क्वांटिटी में तैयार करें और उतना ही कॉस्ट में तैयार करें और क्वालिटी दें। तो ये विशेष संदेश रहा है मैन्युफैक्चर और व्यापार के लिए। भारत का व्यापार विश्व में अपना स्थान बना ही रहा है और उच्च क्वालिटी में इसका स्थान बने, इसके लिए उनका संदेश है। कुमार गुप्ता, रामानुजन। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाल किले से देश को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई दी और उसके अभिभाषण में उन्होंने योग और आयुर्वेद को सॉफ्ट पावर के रूप में बताया है। योग और आयुर्वेद से जुड़े रहने पर हमारे पूरे शरीर में बहुत से लाभ होते हैं। ये आदिकाल से चला आ रहा है। आज बच्चे, युवा और महिला, बुजुर्ग, सारे लोगों को योग और आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए
आयुर्वेद का भी हमारे जीवन काल में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद से हम सारी बीमारियों का लगभग इलाज कर सकते हैं और योग अगर हम करते रहें तो उससे हमारा शरीर लचीला होगा और उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आजादी की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस के मुख्यालय में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासी विवाद अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और गायन के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी के बीच कुछ तस्वीरें और हाव भाव को लेकर के बीजेपी ने साफ तौर पर निकिता कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। लाल किले से लेकर देश भर में तिरंगा शान से लहराया, लेकिन इसी जश्न के बीच कांग्रेस मुख्यालय में गाया गया वंदे मातरम सियासी विवाद का मुद्दा बन गया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया और इसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। लेकिन इसी दौरान कैमरे में कुछ ऐसे दृश्य कैद हुए जिन्होंने सियासत को गर्म कर दिया। वंदे मातरम का गायन चल रहा था। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। इसी दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बातचीत होती दिखाई दी। सोनिया गांधी कुछ असहज नजर आई, बस यही विवाद की वजह बनी। बीजेपी का आरोप है कि राष्ट्रगीत के दौरान इस तरह का व्यवहार वंदे मातरम का अपमान है और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि आज कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, दिमागी नक्सल कांग्रेस बन चुकी है। क्योंकि जो दिमागी रूप से अर्बन नक्सली मानसिकता से ग्रसित होगा, द पार्टी विच थ्रू इट्स माइंडसेट विल बी सफरिंग फ्रॉम अ अर्बन नक्सल इकोसिस्टम एंड थॉट प्रोसेस, only that party can oppose a Vande Mataram, which is India's national song. देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने पर लाल किला से लेके जहाँ भी झंडा तोलन हुआ वंदे मातरम गाया गया। हम लोगों ने भी घर पे झंडा फहराया तो वंदे मातरम गाया, उसको रोकने का प्रयास हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में संपूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। वंदे मातरम की शुरुआती पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी असहज हो गईं और पूरे गीत के गायन के बजाय इसे रोकने के लिए कहा। राहुल गांधी ने भी इसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन उन्हें इसे जारी रखने के लिए कहा गया। आखिरकार दोनों को पीछे हटना पड़ा और पूरा वंदे मातरम गाया गया। दशकों से गांधी परिवार और कांग्रेस की एक ऐसे भारत की अवधारणा के साथ असहजता दिखाई देती रही है जो अपनी सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ता से निहित हो। विडंबना देखिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही ये असहजता फिर उजागर हो गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कांग्रेस को इस पर सफाई तक देनी पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी का ध्यान राष्ट्रगीत से हटकर किसी राजनीतिक बातचीत पर नहीं था। पार्टी के मुताबिक खड़गे जी काफी देर से खड़े थे और उनकी उम्र को देखते हुए सोनिया गांधी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था हो जाए। उनका उद्देश्य केवल समारोह की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखना था। ये केवल समारोह की व्यवस्था से जुड़ा मामला था, राष्ट्रगीत के अपमान का सवाल ही नहीं उठता। यानी एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़ रही है,
तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे बेवजह का राजनीतिक विवाद बताया। दरअसल वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं से जुड़ा राष्ट्रगीत है। इसलिए इसके गायन के दौरान नेताओं का हर हाव भाव, हर तस्वीर और हर बयान राजनीतिक वजह का हिस्सा बन जाता है। और आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भी यही हुआ। तिरंगा फहराने का समारोह खत्म होते होते वंदे मातरम पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग शुरू हो गई। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार के आंदोलन की चेतावनी दी है। साफ तौर पर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का आरोप ये भी देखा जा रहा है कि सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में बड़े स्तर पर गड़बड़ी लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जहां देखिए उन्होंने यह भी कहा कि जाति, वर्ग या संगठन से जुड़े लोगों को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया जाता है, जबकि योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाता है। उनका कहना है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। आखिर आगे उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित घोटालों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में बड़े स्तर पर गड़बड़ी होती है और अपने जाति, वर्ग, संगठन के ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाकर दूसरों को बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वे अराजकता या आंदोलन के समर्थक नहीं हैं, लेकिन देश में हो रही गड़बड़ियों को ठीक करना जरूरी है। किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद एनडीए नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि बाबा बहुत चिंतित हैं, तो उन्होंने काफी रुपए कमा लिए हैं। बाबा को कई स्कूल खोलने चाहिए जहां फ्री में शिक्षा दी जाए। सुनिए। बाबा रामदेव जी, उनका ट्रस्ट काफी पैसा उसे कमा चुका है। मुझे समझने में आया कि 30-35 हजार करोड़ के मालिक हैं। मुझे लगता है कि बाबा को देश के हर जिले में एक स्कूल खोल देना चाहिए और फ्री में चलाना चाहिए। समाज की इतनी सेवा तो बाबा से बनती है, अपेक्षित भी है। बाबा रामदेव जी रेडीमेड गारमेंट्स ही बनाते हैं, और जो गारमेंट बनाते हैं वो किस तरह के कपड़े बनाते हैं वो भी प्रदर्शित होता है। तो पहले वो अपने को सुधारने का काम करें, तब बच्चों को पर अपना उंगली उठाने का काम करें। तो अपना व्यापार के लिए सब कुछ फ्री, और दूसरे लोग को संस्कार की भाषा सिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि चीज़ें गड़बड़ हो रही है, लेकिन सीख देने के पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। बाबा रामदेव का इंडिविजुअल मत हो सकता है कि हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर फॉल्टी है, लेकिन ऐसे प्रतिक्रिया देना जेनजी के ऊपर ज़रूरी नहीं है। वो स्वदेशी की बात करते हैं, स्वीकार वो बोलते हैं कि KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य और एंटी एजिंग और लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना, लेकिन जेनजी के ऊपर टिप्पणी न करे तो बेटर होगा, क्योंकि इस देश की जो युवा है वो वर्तमान है, भविष्य नहीं। एनडीए नेता बाबा रामदेव के बयान पर भड़के नजर आ रहे हैं। बहरहाल बाबा रामदेव ने हरिद्वार में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद मीडिया से ये बातें कही हैं, जो कि अब चर्चा में हैं। लेकिन बाबा रामदेव की चेतावनी के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि हमेशा बीजेपी की तारीफ करने वाले बाबा रामदेव अचानक से सरकार को चेतावनी क्यों दे रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन पर हुए विवाद के बाद अब यह मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और इस दौरान कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। तो इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर घेरा, जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि
उनके हक की आवाज उठाने वाला जैनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेज राज में फांसी के फंदे में चढ़ गए थे, हमें आज भी उन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस दौरान क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। झंडा फहराने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपने हक की आवाज उठाने वाला जेन-ज़ी देशद्रोही नहीं है। संविधान ने नागरिकों को शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार दिया है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जेन-ज़ी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, उसका गठन किया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब आम जनता के चढ़ाए दान और सोने चांदी की चोरी हो रही है तो सवाल उठता स्वाभाविक है। आज सवाल ये है कि गरीब की श्रद्धा से दिए गए उस 50 रुपए की भी सुरक्षा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ नफरत फैलाना जानती है। खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोगों ने आजादी से पहले देश के खिलाफ काम किया। हमारी देश की भलाई नहीं चाहते हैं, उनको छोड़ो। वो हमेशा आजादी के वक्त भी उन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया और आजादी आने के बाद भी इस रूप में काम कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटना, अछूतों को दूर रखना और गरीब को कुचलना। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर तीर चलाए, साथ ही दावा करते हुए कहा कि देश के लिए हमें ही करना है जिसका वक्त जल्द आ रहा है। इनके ना जेब में पैसे है ना दिमाग में विचार है। ये तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमारे को ही करना है। वो जल्द वक्त आ रहा है, हम जरूर करके दिखाएं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसका टाइम आने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जमकर सियासी तीर चल रहे हैं। हर कोई जेन-ज़ी को लुभाने में लगा है। कि सोनिया गांधी जी इस देश में पैदा नहीं, उनका जन्म विदेश में हुआ है। तो जो इंसान जहां पैदा होता है उसका लगाव वहां ज्यादा होता है। तो सोनिया जी का जन्म हुआ विदेश की धरती पर, लेकिन वो भारत की धरती पर बहू के रूप में आई और भारत की धरती ने उन्हें बड़ा स्नेह दिया, बड़ा सम्मान दिया। तो सोनिया जी को वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना, इसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि वंदे मातरम किसी पॉलिटिकल पार्टी का गीत नहीं है, ये भारत की अस्मिता और अस्तित्व का गीत है, ये भारत की आजादी का तराना है। और जो भारत में रहता है और कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, वंदे मातरम ठीक नहीं है, वंदे मातरम का विरोध करता है या वंदे मातरम से चिढ़ता है, मैं नहीं मानता कि वो भारत का सम्मान करता है। जो वंदे मातरम के खिलाफ है वो भारत के शहीदों के खिलाफ है। तो जो कांग्रेस के दफ्तर में आज हुआ वो भी स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ। इस पर कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। माना कि वो नरेंद्र मोदी से बहुत नफरत करते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने देश की आजादी के 80 साल के बाद लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का शुभारंभ किया है। लाल किले की प्राचीर से कभी वंदे मातरम नहीं गाया गया। ये प्रत्येक भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है।
खबरों तो में वहीं आगे नजर डालते बढ़ते हैं। अगली खबर को बता दें, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भव्य झूलन उत्सव की शुरुआत हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य रामानंद दास के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सालाना परंपरा के तहत भगवान राम और उनके चारों भाइयों को जो है इस तरीके से विशेष झूले पर विराजमान कराया जाएगा। उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं में खास उत्साह इस दौरान देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और जहां देखिए मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है, तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। झूलन उत्सव को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां भी की गई हैं। यह आयोजन हर साल धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज भगवान श्री राम लला अपने चारों भाइयों के साथ प्रधान श्री राम मंदिर से निकल करके और वो कुबेर टीला पर गए हैं, जहां सुंदर एक वृक्ष है। उस वृक्ष की छाया में झूलन पड़ा और वहीं पर भगवान चारों भाइयों के साथ झूला झूल रहे हैं। और ये परंपरा इस वर्ष संतों की जो धार्मिक समिति है उसके माध्यम से प्रारंभ की गई है और अब प्रतिवर्ष ये चलती रहेगी। अब उसके बाद नित्य प्रति वहाँ विशेष स्थान निर्धारित है। वहीं पर भगवान को जो गाने बजाने वाले लोग हैं, संतों के और महापुरुषों की वाणी के जो पद हैं वो गा करके सुनाएंगे। तो वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करने का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और जहां देखिए छात्र जो है जेएसएससी तो वहीं सीजीएल परीक्षा रद्द करने और मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट के माध्यम से। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। आंदोलन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल भी 14वें दिन जारी रही। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है, जबकि देवेंद्र नाथ महतो ने साफ सरकार से पूछा है कि क्या आजादी की बात हमारे लिए नहीं है या सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के लिए है। आज आजादी के 80 साल बाद हमको झंडा फहराने से रोका गया। हम 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। हम एजुकेशन सिस्टम सुधार की बात कर रहे हैं। हम गांधी के चरणों से आंदोलन को शुरुआत किए हैं। हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर के रास्ते चल रहे हैं। ये आवास घेरावास 20 तारीख को है। हम सरकार को 18 तारीख तक अल्टीमेटम दे रहे हैं। 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों को पूरा कीजिए, वरना झारखंड के लाखों छात्र झारखंड के राजधानी में कूच करेंगे और इन लाखों छात्र के आक्रोश को आप नहीं बचा पाइएगा। ये हम हेमंत सोरेन से चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। इसके अलावा और छात्रों ने भी सरकार की निंदा की। सभी ने सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, राहुल गांधी जी, आप दिल्ली गए, प्रयागराज अभी भी गए हैं, लेकिन रांची क्यों नहीं आ रहे हैं? बताइए, रांची क्यों नहीं आ रहे हैं सर? बताइए, रांची इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है, तो फिर आप अलग हो जाइए ना, रिश्ता तोड़ दीजिए। क्या फायदा रिश्ता रखने से? क्योंकि सर यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग आज फिर हम लोग जयपाल स्टेडियम से सर लेकर लालपुर होते हुए फिर लाल तो हम लोग बिना चप्पल के हम लोग आज यात्रा की है सर। एक चीज आपको नहीं दिखा, पूरा इंडिया दिख रहा है, लेकिन झारखंड की सरकार को ये चीज नहीं दिख रहा है। बताइए, अगर आप सही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? बताइए, सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है आपको? क्यों डर लग रहा है? अगर आप सही है तो सीबीआई जांच कराइए ना। हम स्टूडेंट के क्या मांगे? आपका तो गद्दी तो नहीं मांग रहे हम लोग। क्या है, राहुल गांधी की सरकार 15 सीटें यहाँ पे झारखंड पे है, उसको कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। हेमंत सोरेन से कम से चिट्ठी होकर राहुल गांधी को खुद आना चाहिए सर, क्योंकि जंतर मंतर में जब आंदोलन हो रही थी तो मैं खुद वहाँ पे गया हुआ था। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसको इस्तीफा दें। जब उसकी पार्टी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, 15 सीट है, तो क्यों नहीं बोल रहे कि हेमंत सोरेन कि यहाँ पे जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जो टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल, सारा का सारा रद्द होना चाहिए सर। राहुल गांधी को आके खुद बच्चों से मिलना चाहिए। छात्रों को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है।
बीजेपी कह रही है कि क्यों राहुल गांधी छात्रों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सीएम सोरेन अपील कर रहे हैं, भरोसा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन छात्र नहीं मान रहे। सुनिए व्यू 4। अब छात्रों को इस स्थिति पर लाकर कि वो पढ़ना छोड़कर कभी विधानसभा का घेराव करने की बात करते हैं और आगामी 20 अगस्त को वो मुख्यमंत्री जी का आवास घेरने जा रहे हैं। तो अगर छात्रों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पूरे तरीके से इसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की होगी, जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाई छुड़वा दिया है साहब और सड़कों पे लाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए दोनों। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने इस पूरे छात्र आंदोलन को लेकर के भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने अपील किया है, उन्होंने छात्रों को कहा है कि आप भरोसा कीजिए मुझ पर और मैं आपको न्याय दूंगा। गड़बड़ियां हुई हैं, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। देवेंद्र नाथ महतो ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तिरंगा फहराने और इसके बाद प्रस्तावित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए सदर अस्पताल से बाहर निकलने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें बार बार लगभग 10-10 मिनट के अंतराल में रोक दिया गया। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। महतो के मुताबिक उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिससे उन्हें चोट भी आई। कुछ साथियों को उठाकर पटके जाने की बात कही गई। इस घटना के बाद से छात्र और भड़क गए हैं और सीएम आवास घेरने का ऐलान किया है। वही नजर डालते अगली खबर को बता दिया आपको, संभल के असमोली क्षेत्र में मदाला गांव में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिल्कुल, और जहां अल हसनैन पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान आसपास के घरों से आए कुछ बच्चों ने स्कूल के छज्जे पर वे चढ़ गए थे और जहां अचानक से अधिक वजन पड़ने के कारण छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। छज्जे के नीचे खड़ा 8 वर्षीय निजामुद्दीन इसकी चपेट में आ गया और बता दिया आपको उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 और अन्य बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और 2 लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें छज्जा गिरते ही अफरा तफरी मचती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो वही डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। तो वही साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि स्कूल की बिल्डिंग करीब 19 या 20 साल पुरानी बताई जा रही है। हादसे के बाद कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जनपद संभल के असमोली क्षेत्र के मदाला गांव में अल हसनैन पब्लिक स्कूल नाम की एक स्कूल है। उसकी यहाँ पे 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय एक बच्चा जो उस स्कूल का नहीं था, वो एक छज्जे के नीचे खड़ा था। उस छज्जे पे आसपास के घरों के लोग चढ़ गए। छज्जे पे वजन ज़्यादा होने की वजह से वो छज्जा गिर गया और उस निजामुद्दीन नाम के 8 साल के बच्चे की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। यहाँ पे डीएम साहब और हमारे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया है और इसको उनके घर के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो भी स्टेट की तरफ से सहायता है वो दी जानी है, वो मिलेगी उनको और किसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करवाने से उनके परिवार के लोगों ने मना किया। कुछ घायल भी हैं सर? इसमें 2 बच्चे घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट है वो करवाया जा रहा है और हमारे द्वारा उसमें कड़ी निगरानी में जनपद की जो मुख्य हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रीटमेंट है करवाया। सर, एक यहाँ पर हादसा हुआ है मदाला गांव में, किस तरह का हादसा हुआ है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मदाला मारपुर ये गांव है जिसमें एक अल हसनैन स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, प्राइमरी तक का। इसमें कुछ बच्चे आसपास के घरों से इसके छज्जे पे चढ़ गए थे और छज्जे के नीचे भी एक 8 साल का बच्चा जो था खड़ा हुआ था। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, तो बच्चों के बोझ के कारण वो छज्जा जो है गिर पड़ा है अनफॉर्चुनेटली और उसमें जो 8 साल का बच्चा है उसकी मृत्यु भी हो गई है। बाकी 2 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, इलाज चल रहा है, वो भी खतरे से बाहर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स के खिलाफ मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां ड्रग्स के सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को दुबई से भारत लाया गया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त अरब अमीरात से भगोड़े ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत वापस लाने में सफलता हासिल कर ली है। क्या कुछ घटनाक्रम है, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। नशे के खिलाफ मोदी सरकार की जंग तेज होती जा रही है।
स्वतंत्रता दिवस से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ड्रग सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को दुबई से भारत लाया गया है। वीरेंद्र सिंह बसोया 13,000 करोड़ की ड्रग बरामदगी मामले में आरोपी बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पता लगा रही है और सख्त रवैया अपनाते हुए उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर रही है। नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए एनसीबी ने ड्रग तस्करी के सरगना और भगोड़े वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से वापस लाने में सफलता हासिल की है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक की जांच के जरिए अपराधी का पता लगाकर हमारी एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ड्रग तस्कर चाहे कहीं भी छिप जाएं, वे भारतीय कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर यूएई से भारत लाया गया कुख्यात ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया कौन है। कुख्यात ड्रग माफिया है वीरेंद्र सिंह बसोया। पुणे के 6,000 करोड़ ड्रग केस का आरोपी है। 13,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। लंबे वक्त से विदेश में रह रहा वीरेंद्र सिंह बसोया भारतीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। अब आपको 13,000 करोड़ के ड्रग्स की पूरी कहानी भी बता देते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को महिपालपुर एक्सटेंशन में छापेमारी हुई। तुषार गोयल, हिमांशु कुमार और औरंगजेब सिद्दीकी को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 16 किलो कोकीन जैसा पदार्थ मिला। इस इमारत से करीब 547 किलो कोकेन बरामद हुई। 39.706 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा भी बरामद हुआ। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ड्रग्स की नई खेप सामने आती गई। 3 अक्टूबर को अमृतसर एयरपोर्ट से जस्सी को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने आपको कल की तस्वीरें दिखाई कि जिसके बाद कांग्रेस के महकमे में पूरे तरीके से घटनाक्रम में जो है गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से देश प्रगति की ओर लगातार बढ़ रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।